हरियाणा के जुड़े हुए बच्चों ने यूपीएससी के अंदर कमाल कर दिखाया। 8-10 से मेरी भी बात हुई और उनने अपना कोविड के दौरान पढ़ाई का और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे उनका मनोबल बना रहा वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ जिसने इस एग्ज़ाम को क्लिक भी किया, और साथ के साथ उनको भी कहना चाहूँगा जो रह गए कि मौके ख़त्म नहीं हुए, अभी भी आपकी जीवन के अंदर और ऐसे सुनहरे मौके आएंगे, क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ। और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे, इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनका एक प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से compete करे, और इस बार के रिजल्ट ये शोकेस करते हैं। अभी मेरी 104 रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार, उनके बेटे से बात हुई, ब्राह्मण गांव के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ compete भी कर रहा है, और compete नहीं, उस competing के साथ साथ अचीव कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो उसी प्रगति पर चल रहा है जैसे हमारा शहरी क्षेत्र पहले चलता था। मैं तो आज आपको विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है कि चौधरी देवीलाल जी की आज 108वीं जयंती है, और इस उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का सबसे ऊंचा स्टैचू नूह के हिलालपुर गांव में लगाने का जो निर्णय था, क्योंकि नूह जिले में चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था, और साथ ही साथ हमें ये मौका मिला कि जो हमारा डीएनडी से शुरू होता हुआ मुंबई तक, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ को जोड़ने वाली सड़क पे सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी देवीलाल जी की लगेगी। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिसने सोसाइटी को एकजुट करने का काम किया, और एकजुट कर ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टेप्स उठाए जो शायद किसी ने अपने जीवन में कभी इमेजिन नहीं किए थे। चाहे वो सोशल इक्वालिटी के लिए बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, विधवा की पेंशन की बात हो, आज के दिन कोई हमारा हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड साथी है उसके सम्मान की बात हो, और तो और आज हम मनरेगा की बात करते हैं, वो भी एक स्वरूप काम के बदले अनाज के तौर पर सबसे पहले अगर देश में दिया तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने दिया। और तो और मैटरनिटी लीव जो दुनिया भर के अंदर आज अडॉप्ट करी जा रही है, उसको भी अगर एक मूल स्वरूप किसी ने देने का काम किया तो जच्चा बच्चा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। और मैं तो मानता हूँ कि जो उनने सोसाइटी में डाइवर्सिफाई कर इक्वालिटी लाने का काम किया, आज उनको जननायक जनता पार्टी की ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से
उनकी एक प्रतिमूर्ति एक ऐसा संदेश देने का काम करेगी कि नॉर्थ से साउथ जोड़ने वाले हमारे मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हुए हर आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी याद भी दिलाती रहेगी और वो दिखाएगी कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन कैसे इक्वालिटी के तौर पर लाकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कर दिखाया था। हमें उनसे सीखना भी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर उसको अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। और मैं एक चीज जरूर सांझी आपके साथ करूंगा कि जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष में एमएसपी बढ़ी है, आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हम प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले 1 वर्ष की और इस 1 वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से, उससे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। और मैं तो ये अचीवमेंट मानता हूं कि आज से 1.5 साल पहले व्हीट की पहली क्रॉप में हमने डीबीटी शुरू किया था, बहुत रेजिस्टेंस आई थी, मगर उस हरियाणा प्रदेश के किसान हितैषी कदम को आज हम अडॉप्ट करते हैं तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया। और पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहां पैडी की एफसीआई द्वारा प्रोक्योरमेंट करी गई, वीट की जहां प्रोक्योरमेंट करी गई, प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुंचाकर कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा। एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच, उनका जो विजन था, एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे और आज नू से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से हम उनको याद करते हुए आगे ले जाने का काम करें। चौधरी देवीलाल और एमएसपी आज तो फिर कई दिन हो गए थे आपसे मिले। ये जो रैली है, जी एक और सेलिब्रेशन हो रहा है, जींद में रैली हो रही है और कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और यहाँ से राजनीति बदल जाएगी, न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की। चलिए, चौधरी देवीलाल जी को तो देश के अंदर केवल मात्र 1-2 नहीं, 22 के 22 जिलों में हमारे कार्यकर्ता आज याद भी कर रहे हैं और 108 लोगों की प्रति वार्ड, प्रति विलेज टोलियां बनाकर याद करने का काम करें। और मैं तो ये मानता हूं कि केवल मात्र कार्यकर्ता या और कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव शायद चौधरी देवीलाल जी के उठाए हुए कदम आज भी लाते होंगे जो प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं और देश को भी लार्जर स्केल पर एक विजन देने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो ये प्रयास है कि राजनीतिक तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पॉलिटिशियन के तौर पर याद नहीं करे जाते, वो तो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है उन कदमों की जो शायद एजुकेशन एक व्यक्ति के जीवन में ना ला पाए, पर एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े बदलाव के तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के इतिहास में छाप छोड़ने का काम किया था। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितने वर्षों बाद भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर पार्लियामेंट में उनका स्टैचू लगाकर
उस इक्वालिटी को लाने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कि वो छोटे छोटे कदम थे, शायद उनने भी नहीं सोचे होंगे कि वो देश की हिस्ट्री में अपना एक ऐसा छाप छोड़कर जाएंगे कि पीढ़ियाँ उसको याद रखेंगी। लेकिन जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है जींद में, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो आज फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूँ, मैं क्यों सेकंड और थर्ड फ्रंट की बात करूँ। आज हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि कमेरे को, किसान को, मजदूर को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए और कैसे जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए। और 2 साल में डिस्पाइट कोविड, चाहे हमारे जीएसटी डाटा हो, चाहे बड़े कंपनीज की प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो, ये दर्शाता है कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। कृष्ण जी, 2 साल लगभग वो हो जाएंगे 26 के आसपास जो थी। इस गठबंधन सरकार के एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं 2 साल के? मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सवाल पूछा, क्योंकि मुझे याद है जब शायद 2 हफ्ते इस सरकार के हुए थे, कई शुभ चिंतक जब कहते थे कि 3 महीने, फिर कहते थे 6 महीने, फिर कहते थे साल, फिर कहते थे उसके 2 महीने, फिर आंदोलन शुरू हुआ कि उसके 2 महीने ये सरकार गिर जाएगी। आज के दिन 22 महीने और शायद 25 दिन इस सरकार, इस गठबंधन को हुए, और इस दौरान जितने ऐतिहासिक कदम उठाए गए उसने इस प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव दिशा दी। कई आरोप भी लगे और खुलकर हमने एक एक आरोप का जवाब भी दिया, सामना भी किया। और मैं ये मानता हूं कि हमने ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस, चाहे हमें लॉ में लाने पड़े, जिसने अपराधियों के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन हुआ और प्रदेश के विकास में कहीं कोई सेटबैक देखने का काम नहीं हुआ। और हमारे सामने तो इस सरकार के 22 महीने 25 दिनों में ये कोविड जैसा एक बड़ा चैलेंज रहा, जहां बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिली, देश की अर्थव्यवस्था को भी वित्त मंत्री कहती है कि हम वापस लेकर आ रहे हैं। मगर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की प्रगति को हमने बेहद अच्छे तरीके से आगे ले जाने का काम किया। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश इसी तरह प्रोग्रेसिव नेचर के साथ बढ़ता रहे और प्रदेश के आम जन को जो मूल सुविधाएं देने का वादा दोनों पार्टियों का था, टाइमलीनेस के साथ हम दे पाए। लीडर ऑफ पोजीशन एक परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि ये 2 साल की सरकार, गठबंधन की सरकार, इसमें जेजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र का कोई वादा नहीं पूरा किया, बीजेपी ने भी कोई वादा नहीं पूरा किया, और 2 साल इसलिए हमने इस सरकार को टाइम दिया कि बहुत कुछ हो जाए, इसलिए विपक्ष आपके समक्ष के नाम से वो जनता भी जाएंगे। मैं तो इतना कांग्रेस के साथियों को बोलना चाहूंगा, ठेकेदारी प्रथा तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसके विरुद्ध भी हमारी सरकार ने दोनों पार्टियों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ कॉरपोरेशन बनाने का काम किया है, जो आने वाले समय में युवाओं की एम्प्लॉयमेंट को केवल मॉनिटर ही नहीं करेगा, प्रदेश के अंदर प्रॉपर फॉर्मलाइज तरीके से प्रथा जो कही जाती है, इस प्रथा को बंद करते हुए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने का काम करेगा और क्वालिटी अनएम्प्लॉयड यूथ को टाइमली एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए बहुत कुछ केंद्र सरकार ने भी किया है और आपकी राज्य सरकार ने भी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया है। 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। इस देश की संविधान की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज ये है कि सबको बोलने का भी और अपने राइट एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, और उसको केवल मात्र किसान मोर्चा ही नहीं, हम भी समय समय पर एक्सप्रेस करते आए और आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल हो, कोई सोशल हो, व्यक्ति ना रुकेगा। कानून की सीमा में रहकर कोई भी विरोध करे, उसका अधिकार है, और मैं ये मानता हूं कि कोई कानून की पालना नहीं करेगा
तो सरकार निरंतर कार्रवाई करती रही। पंजाब की घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से कैप्टन साहब को हटाया गया, उसे कहां तक किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो इतना बोल सकता हूं कि पंजाब नहीं, अब तो थोड़े पल की बात है कि पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आपको टर्मोइल दिखेगा, और जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है पंजाब छत्तीसगढ़ के बाद शायद एक राज्य बचता है राजस्थान, उसमें भी आपको टर्मोइल दिखेगा। और ये कांग्रेस के, मैं मानता हूं, अंत की ओर आखिरी कदम होंगे। जो पार्टी अपनी लीडरशिप पर विश्वास नहीं कर सकती, जिनके नेतृत्व में सरकार में आई, जिनके नेतृत्व में 4.5 साल सरकार चली, वो पार्टी देश के विकास और उन्नति के प्रति नहीं कदम उठा सकती। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है जनता चुनती है, पार्टी नहीं चुनती है। क्या मानते हैं कि पंजाब इफेक्ट बोल रहा है? अगर मुख्यमंत्री जनता चुनती है कांग्रेस के अंदर, तो उसका जवाब तो पंजाब है। और मेरे ख्याल से पूर्व मुख्यमंत्री को यह पता चल गया है कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के चेहरे को कैसे चंद घंटों के अंदर पंजाब में बदला, और बदल के शायद ऐसे हालात बना दिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो है उनकी पार्टी का, वो आने वाले दिनों में हम कोलैप्स होता देखेंगे। और अगर जनता चुनती है कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री, तो फिर खुलकर कांग्रेस लीडरशिप से वो चर्चा भी कर ले, इसके बारे में देख लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी फिर बचे हुए 29 के अंदर से कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाए। ट्रेंड से आ गया मुख्यमंत्रियों को हाईकमान दौरा बदलने का अकेली कांग्रेस को। चलो, ये हमारे पार्टी का विषय नहीं है। मैं स्पेशल गिरदावरी के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हमने चिट्ठी भेजी है कि वो एक अनुमान दे कि जिस जिस जगह 100 mm से ज्यादा रेनफॉल हुआ है उसको फिर स्पेशल गिरदावरी के लिए सरकार अलाउ करेगी, क्योंकि रेनफॉल कल तक हुआ है और ये भी प्रिडिक्टेड है कि आगे 30 तारीख तक ये अनसीजन रेनफॉल जो हम कहते हैं या प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून जिसको कहते हैं वो होगा। और एक चीज जरूर हम विशेष तौर पर करेंगे कि जो जो क्रॉप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर्ड नहीं है, चाहे वो बागबानी क्षेत्र की हो, चाहे हमारी दालें हैं या और हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, उन तमाम क्रॉप्स को भी हम इस स्पेशल गिरदावरी में कवर करने का काम करेंगे। हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हमारी रेगुलर गिरदावरी 5 से 5 तक चली थी उसकी आई है, उसके अंदर भी कई जिलों में क्रॉप लॉस है और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को भी कह दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर से भी रिपोर्ट बनवा दी गई है कि जो जो अनकवर्ड फार्मर थे उनको टाइमली उनका मुआवजा मिले। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी कदम उठा लिए। तो अभी हमने कुल मिला के तो कि पहले 100 mm से ऊपर की रिपोर्ट मांगी, उसके बाद आदेश देंगे। जिन जिन 22 के 22 जिलों के विलेजेस में 100 mm से ज्यादा रेनफॉल हुआ और खास तौर पर 2 हमारी ऐसी फसलें हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एक तो दालन की और दूसरी कॉटन की, पूरी तौर पर उनको कवर करने के आदेश दे दिए हैं, चाहे वो सिरसा में हो, हिसार में हो, फतेहाबाद में हो, जींद में हो, कैथल में हो, करनाल में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अंदर हो, दादरी के अंदर हो, चाहे वो कुछ एरिया गुड़गांव का भी है जो वाटर लॉक्ड है, झज्जर का भी हमारा लगभग ऐसा 7-7.5 हजार एकड़ KMP के इर्द गिर्द है जो आज भी वाटर लॉक्ड है, उस तमाम एरिया को कवर करने के आदेश दे दिए। कंफ्यूजन ये हो गया, आपने कहा कि पहले हमने 100 mm की रिपोर्ट मांगी है, फिर स्पेशल गिरदावरी के आदेश देंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए कि गिरदावरी हो रही है, तो थोड़ा सा जब भी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाते हैं उसके एक बेसलाइन तय करी जाती है कि वाटर लॉक्ड एरिया कितना है और कहाँ अनसीजन रेनफॉल हुआ है, क्योंकि जो मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई थी वो केवल मात्र 3 जिलों के अंदर की आई थी।
आज के दिन कोई 3 जिलों में अनसीजन रेनफॉल का नुकसान नहीं है, इसलिए मैंने 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट मंगाई है और 22 के 22 जिलों में स्पेशल गिरदावरी हम करवाने का काम करेंगे। अभी फिर आदेश देंगे, जारी होगा। वैसे तो लॉजिकली बारिश से अगले दिन क्रॉप लॉस का नहीं पता चलता, 5 दिन बाद पता चलता है, मगर हमने 48 घंटों का टाइम दिया है कि डिप्टी कमिश्नर अपनी ओर से रिपोर्ट